तो अब से कुछ देर बाद राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मीडिया से बात कर सकते हैं राहुल गांधी, ये जानकारी मिल रही है। देखिए, हम आपको लगातार जो टैली है वो भी दिखा रहे हैं। 232 तक इंडिया गठबंधन पहुंच चुका है और इसके बाद 231 हो गया आंकड़ा। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत अहमियत रखती है क्योंकि इसमें क्या कहते हैं राहुल गांधी, है हर कोई सुनना चाहेगा। जिस तरह की बढ़त कांग्रेस पार्टी को पिछली बार की तुलना में अभी मिली है, उसे एक बड़ी उपलब्धि कांग्रेस पार्टी लगातार बता रही है, इंडिया गठबंधन लगातार बता रहा है। तो थोड़ी देर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत अहमियत रखती है जिसमें राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे। नतीजों पर राहुल गांधी मीडिया से बात कर सकते हैं और हर कोई उनको आज सुनना चाहेगा कि दरअसल उनको क्या कहना है। लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, बड़ी खबर भी आपको बता देते हैं। एक और बड़ी जानकारी जो हमें इस वक्त मिल रही है वो ये कि किस तरह से नतीजों के बीच कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा आरोप लगा दिया है। नतीजे आ रहे हैं लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी ने बड़ा आरोप लगाया, कहा है कि यूपी के कई जिलों के डीएम पर दबाव बनाया जा रहा है। वो जिले जहां पर बहुत कम मार्जिन से इस वक्त वोटों की गिनती चल रही है, उन जिलों का उन्होंने नाम लिया है। महाराजगंज और मेरठ की बात की है, मुजफ्फरनगर के डीएम पर भी दबाव बनाया जा रहा है। ये बड़ा आरोप कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगाया गया है। अफसर याद रखें, सरकार बदल रही है। तो कांग्रेस पार्टी ने पहले भी इस तरह का आरोप लगाया था, तब कहा था कि 150 डीएम को फोन गया है, लेकिन अब उन्होंने नाम लिया है, जिलों के बारे में बताया कि कौन कौन से जिले हैं जहां पर डीएम पर दबाव बनाया जा रहा है। महाराजगंज, मेरठ के बारे में बात की जा रही है, मुजफ्फरनगर के बारे में बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि ये वो जिले हैं जहां पर डीएम पर दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन साथ ही कांग्रेस पार्टी ने यह भी कहा है कि ये याद रखें अधिकारी कि सरकार बदल रही है। ये कांग्रेस पार्टी का दावा, ये कांग्रेस पार्टी का बड़ा आरोप और इसमें अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से उन जिलों का नाम भी बताया गया है। आपको हम लगातार इस वक्त की हर बड़ी खबर बता रहे हैं। इस वक्त जो एक और बड़ी खबर आ रही है वो ये कि शाम 7 बजे बीजेपी ऑफिस जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। पहले से निर्धारित कार्यक्रम था ये, यानी नतीजे सामने आने से पहले ये निर्धारित कार्यक्रम था जिसमें बताया गया था कि शाम 7 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। और अब ये बता दिया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी कार्यक्रम के तहत पहुंच रहे हैं बीजेपी मुख्यालय, वहां कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे क्योंकि एक बड़ी जीत दर्ज की है बीजेपी ने। अपने बूते पर बहुमत तक नहीं पहुंची है, लेकिन जो एनडीए गठबंधन है वो 296 तक पहुंचा। एक बड़ी जीत तीसरी बार के कार्यकाल के तौर पर इसे बीजेपी सामने रख रही है, एनडीए गठबंधन सामने रख रहा है। ऐसे में शाम 7 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे बीजेपी मुख्यालय और वहां पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। हमारे साथ बीजेपी मुख्यालय पर ही मौजूद हैं अमोद राय, हमारे साथ इसके अलावा कुमार विक्रांत भी जुड़े हुए हैं। विक्रांत, कांग्रेस पार्टी की तरफ से पहले भी आरोप लगाया गया था, तब उन्होंने नाम नहीं लिया था, उन्होंने कहा था कि 150 जिले ऐसे जहां पर ये दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन अब वो नाम लेकर हमारे साथ आनंद प्रकाश पांडे भी जुड़ गए हैं, उनसे भी बात करेंगे। कुमार विक्रांत, लेकिन अब नाम लेकर जिलों के बारे में बात की जा रही है और ये वो जिले हैं जहां पर हम देख रहे हैं कि अंतर बहुत कम है इस वक्त जो वोटों की गिनती चल रही है उसको लेकर। ये देखिए, सियासी दांवपेच है, दोनों तरफ से खेले जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को लगता है कि वो कहीं पर भी चूकने ना पाए, इसलिए वो बयान दे रही है, चुनाव आयोग जा रही है, उसको लगता है कहीं से भी वो चूकने ना पाए, क्योंकि कांग्रेस की पहली रणनीति यही रही कि किसी कीमत पर बीजेपी अकेले दम पे बहुमत ना पाए, और ऐसा होता उसको दिख रहा है, इसीलिए उसके कार्यकर्ता खुश हैं। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, उनको सरकार नहीं बनानी चाहिए। और अब से कुछ देर बाद मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस अध्यक्ष, और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी यहीं पर 5:30 बजे मीडिया से मुखातिब होंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें वो क्या कहते हैं वो बड़ा अहम होगा। लेकिन निश्चित तौर पर कांग्रेस के कार्यकर्ता जो पिछले 10 सालों से बड़ी हार देख रहे थे, 44 सीटें फिर 52 सीटें, वो आंकड़ा जब 100 के करीब पहुंचता है और बीजेपी जो बार बार पूर्ण बहुमत पा रही थी वो पूर्ण बहुमत नहीं पाती है, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के कार्यकर्ता। तो विक्रांत, जैसे यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी वापस आपके पास आएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाएंगे, क्योंकि आज हर कोई सुनना चाहेगा क्या कहना है राहुल गांधी को, क्या कहना है मल्लिकार्जुन खड़गे को। लेकिन अमोद राय हमारे साथ बने हुए हैं। अमोद, जिस तरह का उत्साह हम लगातार देखते रहे बीजेपी मुख्यालय पर, अभी क्या तस्वीरें वहां देखने को मिल रही हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वहां पहुंचने से पहले क्या तैयारियां की जा रही हैं और किस तरह की प्रतिक्रिया वहां नेताओं के बीच आपको सुनने को मिल रही है इस बार जो आंकड़ा सामने आया है उसको लेकर? देखिए, बीजेपी में वैसे ही जश्न का माहौल है जैसा हमेशा रहता है, और आज भी ढोल नगाड़े, फूल और माला, हर तरह का जो जश्न होता है यहाँ बीजेपी के जो झंडे हैं उसको लेकर कार्यकर्ता लड्डू बांटते हुए आपको दिख रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी जरूर कहीं ना कहीं उसके मन में एक मसोस है
कि जो एक टारगेट रखा गया था उससे काफ़ी पीछे रही है। लेकिन साथ ही बीजेपी नेता इस बात को लेकर संतोष भी जता रहे हैं कि एनडीए की सरकार बन रही है, बनती दिख रही है। और साथ ही उनका ये भी कहना है कि एक ऐतिहासिक जीत भी आज मिली हुई है। उड़ीसा में बीजेपी पहली बार सरकार बनाने की स्थिति में पहुंचती हुई दिख रही है। तो ये तमाम ऐसे इशूज़ हैं जिसको लेकर कार्यकर्ता और नेता कहीं ना कहीं खुश हैं। लेकिन हाँ, उसमें दाग जरूर दिख रहा है कि जो एक टारगेट रखा गया था उस टारगेट से काफ़ी पीछे बीजेपी स्वयं को खड़ी पा रही है। तो इसका मलाल भी नेताओं के चेहरे पे देखने को मिल रहा है। और कार्यकर्ता लेकिन उसको कोई इसका असर नहीं है। कार्यकर्ता देख रहा है कि सरकार बन रही है। जी हाँ, तीसरे टर्म में बड़ी जीत भी दर्ज की है। एनडीए गठबंधन बहुमत के आंकड़े के पार भी पहुंचा है और बड़ी जीत उन्हें आंध्र में मिली है, बड़ी जीत उन्हें ओडिशा में मिली है। और ये अपने आप में नई और बड़ी उपलब्धियां हैं बीजेपी के लिए। तो जाहिर सी बात है वो उनके लिए उत्साह का मुकाम है। हमारे साथ आनंद प्रकाश पांडे भी जुड़े हुए हैं। आनंद, एनडीए की जो बैठक है वो भी बहुत अहमियत रखती है। मैं आपके पास आऊं उससे पहले ये बड़ी खबर पहले अपने दर्शकों को बता देते हैं। कल दिल्ली में एनडीए की बैठक होगी। सहयोगी दलों को बीजेपी ने दिल्ली बुलाया है। सम्राट चौधरी ने नीतीश को न्योता दे दिया है। जीतन राम मांझी को शाह ने फोन किया था और चंद्रबाबू नायडू को प्रधानमंत्री और अमित शाह दोनों ने फोन किया है। तो जो सहयोगी दल हैं उनके साथ बातचीत का सिलसिला जारी है, उन्हें न्योता दे दिया गया है। कल अहम बैठक है एनडीए की और एनडीए की जो अहमियत है वो अब और ज्यादा और सहयोग। बिल्कुल सुनहरा, लगातार फोन किए जा रहे हैं, लगातार संपर्क साधा जा रहा है। कई तरह की खबरें आ रही हैं कि कोई मिल रहा है, कोई फोन नहीं उठा रहा है, कोई फोन उठा रहा है। लगातार यहां पर पूरी कोशिश है कि एनडीए की एकजुटता दिखाई जाए। आनंद पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, आप बताइए बीजेपी से क्या अपडेट मिल रहा है आपको? एनडीए की कल बैठक, कौन कौन आ रहा है उसमें? देखिए, अभी हम जेपी नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके घर पर मौजूद है। गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ पर मौजूद है। साथ ही साथ बीएल संतोष जो कि बीजेपी के संगठन महासचिव है वो भी मौजूद है। लगभग 1.5 घंटे से ये बैठक चल रही है। राजनाथ सिंह भी इस बैठक में थे, लेकिन अभी कुछ देर पहले इस बैठक में निकले हैं। दरअसल जो अभी एनडीए की टैली है उसको लेकर आगे क्या कदम रहेगा बीजेपी को, तमाम जो परमुटेशंस और कॉम्बिनेशंस है उसको लेकर चर्चा की जा रही है। जैसा कि आपने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह ने एनडीए के जो सहयोगी उनको फ़ोन किया और जाहिर तौर पर जो आंकड़े आए हैं वो इस बात को लेकर बीजेपी भी इस बात को मानती है कि अब जो सहयोगी हैं उनका दखल बढ़ेगा, उनका दबाव बढ़ेगा, उनकी मांग बढ़ेगी। लेकिन चूंकि बीजेपी पहले से कहती रही है कि हम सहयोगियों को साथ लेकर चलते रहे, तो ऐसे में एनडीए की मीटिंग खासी अहम हो जाती है। क्योंकि बीजेपी को लगता है कि जब एनडीए की बैठक होगी, जब एकजुटता का एक मैसेज आएगा तो उसका जनता में अंदर और कार्यकर्ताओं के अंदर एक अच्छा मैसेज आएगा। यही वजह कि जैसे ही रिजल्ट आने शुरू हुए, गृह मंत्री अमित शाह ने जहाँ एक तरफ सहयोगी दलों से फोन पर बात की तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंद्रबाबू नायडू से बात की, उनको जीत की बधाई। आनंद, ये बड़ा अपडेट आप दे रहे हैं, इस पर आगे भी आपसे बात करेंगे। एनडीए की बैठक से पहले बीजेपी की एक बड़ी बैठक चल रही है, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से। लखनऊ में सीएम योगी के घर पर एक बड़ी बैठक चल रही है। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक बैठकों का दौर जारी है। पार्टी का खराब प्रदर्शन, इसको लेकर बैठक हो रही है। बैठक में दोनों डेप्यूटी सीएम मौजूद हैं क्योंकि यूपी सबसे बड़ा सेटबैक रहा है बीजेपी के लिए। प्रदेश अध्यक्ष भी इस बैठक में मौजूद हैं। जी, हमारे साथ पंकज झा भी जुड़ गए, उनसे इसी मुद्दे पर बात करते हैं। पंकज, उत्तर प्रदेश का जो प्रदर्शन है वो जाहिर सी बात है बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। जिस तरह की उपलब्धि बीजेपी लगातार यहां पिछले चुनावों में हासिल कर रही थी, विधानसभा चुनाव में हासिल किया, उसके बाद इसको एक बड़े सेटबैक के तौर पर देखा जा रहा है। जाहिर सी बात है ये बैठक बहुत अहमियत रखती है। अब क्या स्टेट लीडरशिप को लेकर भी जो चिंता के बादल हैं वो मंडराने शुरू हो चुके हैं क्या? देखिए, लगातार 4 चुनाव में, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव में जीत के बाद ये पहला मौका है जब इस तरीके से करारा झटका लगा है बीजेपी को यूपी में, जहां से लोकसभा की 80 सीटें आती हैं और जहां पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को बीजेपी के नेता कमजोर कड़ी मानकर चल रहे थे, वहां एक तरीके से इंडिया गठबंधन की सुनामी चली है और बीजेपी का प्रदर्शन बहुत खराब रहा है। आखिर कैसे क्या हुआ इसके बारे में थोड़ी बहुत आशंका तो थी, लेकिन बीजेपी कोर कमेटी की बैठक अभी योगी आदित्यनाथ के घर पर चल रही है, पिछले करीब 40 मिनट से चल रही है। अब उसमें हार की समीक्षा भी की जाएगी। हार की बहुत सारी कारणें भी हैं, वजह भी हैं, लेकिन अभी सबसे बड़ी चिंता ये है कि जिन लोकसभा सीटों पर अभी काउंटिंग चल रहा है और वोटों का अंतर कम है, उस पर ज़्यादा फोकस है बीजेपी के नेताओं का और उन सीटों पर देखना है कि आखिर उन पर बीजेपी जीत सकती है या नहीं जीत सकती है। अयोध्या जैसी, फैजाबाद जैसी सीट जो है वो बीजेपी हार चुकी है। तो पिछले करीब 40 मिनट से मंथन चल रहा है जो बीजेपी के नेता हैं लखनऊ में योगी आदित्यनाथ के घर पर।
जी हाँ, और इस बीच हम हालांकि अभी पुष्टि करेंगे इस बात की, लेकिन मुजफ्फरनगर सीट को लेकर जानकारी आ रही है कि सपा के हरेंद्र मलिक यहां से चुनाव जीत गए हैं, इस तरह की जानकारी आ रही है। अभी हम और इसको कंफर्म कर देंगे, लेकिन हम सीधे इस वक्त प्रीति का रुख कर लेते हैं। उनके पास आंकड़े हैं और उनके पास सीटवार किसकी क्या स्थिति है वो हमें बताएंगी प्रीति। देखिए, इस वक्त सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा ये है कि इंडिया में कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। हालांकि बहुमत का आंकड़ा बीजेपी नहीं जुटा पा रही है, लेकिन एनडीए सरकार बना लेगी, अभी तक ये संकेत साफ हो गए हैं। अब हम आपको वो चेहरे दिखाने वाले हैं जिनके बारे में जो रुझान अभी तक क्लियर होते हुए दिख रहे हैं। उसमें अभिषेक बनर्जी जो ममता बनर्जी के भतीजे हैं वो जीत गए हैं। अधीर रंजन चौधरी अभी पीछे चल रहे हैं। अभी उनको लग रहा है कि काउंटिंग अभी और हो सकता है कि आगे, क्योंकि सुबह में जब वोटिंग चल रही थी तो वो आगे नजर आए थे, लेकिन अभी वो पीछे चल रहे हैं। इसके साथ ही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री वो आगे चल रहे हैं, डिम्पल यादव आगे चल रही हैं, जिनका वोट का जो प्रतिशत है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अरुण गोविल आगे चल रहे हैं मेरठ सीट से, अखिलेश यादव आगे चल रहे हैं, राजनाथ सिंह आगे चल रहे हैं। इधर एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं, पीयूष गोयल आगे चल रहे हैं, नितिन गडकरी भी अपनी सीट से आगे चल रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान का जो वोट परसेंटेज है वो बहुत जबरदस्त है आगे चलने का, लाखों में बताया जा रहा है, 8 लाख के करीब कहा जा रहा है, वो आगे चल रहे हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है जीत लगभग क्लियर हो चुका है कि वो जीत चुके हैं। नकुल नाथ पीछे चल रहे हैं अपनी सीट से, दिग्विजय सिंह पीछे चल रहे हैं, राहुल गांधी भी अपनी सीट से जीत गए हैं रायबरेली से, उमर अब्दुल्ला पीछे चल रहे हैं, महबूबा मुफ्ती पीछे चल रही हैं, विक्रमादित्य पीछे चल रहे हैं और कंगना रनौत जीत चुकी हैं। के अन्नामलाई पीछे चल रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी जीत गए हैं, माधवी लता जिन्होंने विवादित बयान दिया था, इशारे किए थे, वो हार रही हैं, हार गई हैं, क्लियर हो गया है। स्मृति ईरानी पीछे चल रही हैं और इसके साथ ही राजनाथ सिंह भी आगे दिख रहे हैं, अखिलेश यादव आगे नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से चलते हैं गौरव के पास। बिल्कुल बिल्कुल प्रीति, तो प्रीति आपको बता रही है कि कौन से वो बड़े चेहरे हैं जो आगे या पीछे चल रहे हैं, और बड़े चेहरों में भी बड़े उलटफेर हैं। लेकिन देखिए, अब हमारे साथ स्टूडियो में कुछ बड़े चेहरे हैं, उनसे बात करते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ जो खास मेहमान है मैं आपको बता दूं, मेरे साथ यहाँ पर उदय माहुरकर जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, पुष्पेश पंत जी हैं, जयशंकर गुप्ता जी हैं, प्रोफेसर राकेश उपाध्याय हैं, तमाम वरिष्ठ पत्रकार हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है। उदय जी, पहला सवाल तो आपसे ही, क्या ये नतीजे आपकी उम्मीदों के मुताबिक हैं या आपको लगता है कि नहीं ये कुछ अनएक्सपेक्टेड है? बीजेपी जिस तरह से यहाँ पर हर सीटें कम होती हुई, क्या आपको लगता है कि ये वाकई ऐसा ही होना था? उदय माहुरकर जी, आपसे सवाल पूछ रहे थे, अगर आपको आवाज आई हो तो। उदय जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ नतीजों पर आपकी प्रतिक्रिया। क्या आपको लगता है कि एज पर एक्सपेक्टेड लाइन है या आपको लगता है कहीं कुछ यहाँ पर बीजेपी के लिए बड़ा सेटबैक है इसमें? बिल्कुल सेटबैक तो है। देखिए, 2014 के अंदर भी जो बहुमत मिला था, बीजेपी को खुद को पूरा बहुमत मिला था, उससे करीबन भी 40 सीट कम दिखाई दे रही है, 40 से भी ज्यादा। क्या कारण दिखता है आपको इसका? इसका कारण दो ही कारण है। देखिए, ये जो नतीजा है ये सरकार की पॉलिसीज पे या सरकार की गवर्नेंस पे नहीं है, वो काम तो बढ़िया रहा है। ये जो थोड़ा सा एजेंसीज का जो ज़्यादा उपयोग हुआ और उसका जो प्रचार किया अपोजिशन के नेताओं ने, और दूसरा ये वॉशिंग मशीन वाला जो पूरा है कि भाई हमारे में आ गया तो वो धुल गया, वो दो चीज़ें मेरे ख्याल से उसने एक जिसको कहूँगा मैं एरोगेंट लीडरशिप की इमेज खड़ी की। अच्छा, हाँ, और लोग पहले का सब भूल गए, 370 भूल गए। 370 कितना बड़ा काम है, राम मंदिर कितना बड़ा काम है, राम मंदिर वाली सीट नहीं, बीजेपी हार गई। पानी नल से जल, सर राम मंदिर 4 करोड़ लोगों को घर मिले हैं, 90% एक्यूरेसी है, समझो आप। तो लोग है ना, बड़ी उनकी मेमोरी शॉर्ट होती है, सब भूल गए वो, उन्होंने ये 1-2-3 मुद्दों पे वोट कर दिया, ऐसा मेरा मानना है। और वर्कर भी उसमें निराश हो, क्योंकि ये जो था ये आइडियोलॉजिकल डिविएशन था, आप समझे। ये जो 2 मुद्दे मैंने बताया आइडियोलॉजिकल डिविएशन है। इसमें जो संघ का कार्यकर है, जो आरएसएस के अंदर से आया कार्यकर है, उसका मन फिर थोड़ा सा खट्टा हो जाता है, आप समझे। तो ये आइडियोलॉजिकल थोड़ा सा डिविएशन रहा। देखिए, चाणक्य नीति जो होती है उसकी एक सीमा होती है, आप हर एक एक्शन को चाणक्य नीति से प्रूव नहीं कर सकते। ठीक है, आप समझे। और कई लोग ये अंदर ये चर्चाएं थी पार्टी के अंदर, ये चर्चा जो है ये थी, लेकिन हश हश मैनर में हो रही थी, बिल्कुल साइलेंट वे में हो रही थी। ठीक है, मतलब ये चर्चा थी कि इस तरह का रिएक्शन हो सकता है लोगों का कुछ नीतियों को लेकर, कुछ फैसले जो लिए गए उनको लेकर, खासतौर पर ये कि किसी को भी आप शामिल कर रहे हैं या जो दूसरे दल से आ रहे हैं उनको आपने दल में शामिल किया, तो बीजेपी के भीतर लोगों में नाराजगी थी, आप ये कह रहे हैं। हम इस पर और चर्चा करेंगे, लेकिन
वो एक बड़ा कारण है। हमारे साथ इस बीच वर्करों के अंदर एक बड़ी खबर आ रही है, ये बड़ी खबर ले लेते हैं। गौतम बुद्ध नगर से महेश शर्मा चुनाव जीत गए हैं। बीजेपी के महेश शर्मा 5,58,000 वोटों से चुनाव जीते हैं। तो एक बड़े अंतर के साथ चुनाव में जीत दर्ज की है महेश शर्मा ने। गौतम बुद्ध नगर से 5,58,000 वोटों से जीत दर्ज की महेश शर्मा ने। गौतम बुद्ध नगर से ये बड़ी जीत उन्होंने दर्ज की है। पुष्पेश पंत जी, आप इत्तेफाक करते हैं कि एक बड़ा फैक्टर बीजेपी के भीतर, क्योंकि बार बार ये बात हो रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि है और उस वजह से यहाँ तक पहुँच भी पाए हैं जहाँ तक वो नंबर पर पहुँच रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, खासतौर पर उत्तर प्रदेश की बार बार बात हो रही है और इस तरह के कई और प्रदेश जहाँ पर भीतर घात का शिकार होना पड़ा, यानी बीजेपी कार्यकर्ता में या तो उत्साह की कमी थी 400 पार के नारे की वजह से, या फिर इस तरह से बाहर से जो लोग आ रहे थे बड़ी संख्या में उनकी वजह से। क्या आपको लगता है कि ये एक बड़ा फैक्टर था और ये किस तरह से प्ले आउट हुआ है? देखिए, मैं लगता हूँ कि उदय भाई की बात से मैं 100% सहमत हूँ। मुझे लगता है इतना बेबाक विश्लेषण भाजपा की बुरी स्थिति का किसी और ने वस्तुनिष्ठ तरीके से नहीं किया है। वो समर्पित कार्यकर्ता है, मगर उन्होंने स्पष्टता ये कहा कि एजेंसीज का दुरुपयोग, अहंकार कार्यकर्ता को, ये सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ताओं को मनोबल नहीं टूटा, इस तरह की जो अहंकारी छवि थी, जो डेविएशन आरएसएस की सहिष्णु अब माने न माने नीतियों से था, एक तरह का ध्रुवीकरण जो था, उसने भाजपा के कार्यकर्ता को ही नहीं आम मतदाता को भी उसके विरुद्ध खड़ा किया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आरएसएस को लेकर भी बहुत बातें कही जा रही हैं। आरएसएस को लेकर कि क्या वो कितने एक्टिव थे, उनका जो कैडर था वो कितना एक्टिव था, इसको लेकर आपको क्या लगता है उदय जी? इस पर आपका क्या विश्लेषण है? देखिए, मुझे लगता है कि उदय जी क्या आरएसएस ने कोई योजनाबद्ध रूप से सपोर्ट नहीं किया, ऐसा नहीं हुआ है। ये इसे देखिए, जो इमोशनल कार्यकर होता है, जो भारत माता की जय बोलता है और उसके मन में ये तय करके रखता है कि भी हम कोई बड़ा आइडियोलॉजिकल डिविएशन नहीं करेंगे। जब उनको आइडियोलॉजिकल डिविएशन दिखता है तो वो खुद उसमें से थोड़े से डिसएंथ्यूज हो जाते हैं। तो कोई ऐसी सोची साची नीति नहीं थी आरएसएस की जो लोग कह रहे हैं, पर वो वर्कर जो है उनका, जो आरएसएस के अंदर में सिर्फ आरएसएस की बात नहीं कर रहा हूँ, आरएसएस में से जो बीजेपी में आए वर्कर्स हैं उनकी भी बात कर रहा हूँ। ब्रेक का हो रहा है, लेकिन आप अहम बात कह रहे हैं, क्या उस वजह से वो उत्साह की कमी देखने को मिल रही थी जो बार बार कहा जा रहा था कि कार्यकर्ता शायद उस संख्या में बाहर नहीं निकल रहा, क्या उस अनमने मन की वजह से ऐसा था? और देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से अपना चुनाव जीत गए हैं। 1,52,513 वोटों से चुनाव जीता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। पीएम मोदी ने कांग्रेस के अजय राय को हराया है। 1,52,513 वोटों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। लेकिन सुमेरा, पिछली बार से अंतर काफी कम हुआ है। पिछली बार प्रधानमंत्री जीते थे करीब 4 लाख से ज्यादा वोटों से, इस बार उनका टारगेट 10 लाख के 5 लाख के ऊपर रखा गया था। 10 लाख लोगों अजय राय को भी बहुत ठीक ठाक मत प्राप्त हुए हैं। अजय राय को भी लगभग 4 लाख के ऊपर मत। अजय राय 2 बार से तीसरे नंबर पर आ रहे थे, इस बार पहली बार वो दूसरे नंबर पर आए। और इस बीच मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड भी दिखा देते हैं। केंद्रीय मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड क्या कह रहा है, किसने कैसा प्रदर्शन किया है, कौन चुनाव जीता है और कौन बाजी हार गया है, वो आइए दिखाते हैं। तो केंद्रीय मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड, सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो कुल मंत्री थे वो 53 थे जो मैदान में थे। और जीत और हार देखिए, हारे हैं 20, जीते हैं 33। जो स्ट्राइक रेट है वो 60.4% का है, 60% का स्ट्राइक रेट है। गौरव, ठीक है, तो मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड तो आपने देख लिया, लेकिन जल्दी से आपको और भी दिखाते हैं यहाँ पर कैसे इस रिजल्ट को, आज के नतीजों को डिटेलिंग में समझिए, क्योंकि कई बड़े नाम हैं जो पीछे हैं या हारे हैं। इसमें आरके सिंह है, पावर मिनिस्टर, इसमें स्मृति ईरानी है जो कैबिनेट मिनिस्टर थी, इसके अलावा और भी कई बड़े प्रामाणिक हैं जो पश्चिम बंगाल में चुनावी मैदान में थे, वो चुनाव हार गए। तो कई बड़े नाम हैं जो इस हारने वाली लिस्ट में हैं। धीरे धीरे और नाम आपके सामने आएंगे, लेकिन ये जो है, अब क्या यही उस जैसा भी बात हो रही थी, सरकार के कामकाज पे वोट पड़ा है या आइडियोलॉजी पे वोट पड़ा है? लेकिन अब यहाँ कामकाज भी कहीं ना कहीं पीछे दिखता है, और वो भी अब आने वाले दिनों में अभी उस पर और विश्लेषण होगा। लेकिन और ज्यादा डेटा के लिए, और ज्यादा विश्लेषण के लिए क्या दिख रहा है इस रिजल्ट में, चलते हैं सीधे प्रीति के पास। प्रीति, ओवर टू यू। इस बार की जो संसद है वो कुछ अलग नजर आने वाली है, लेकिन उससे पहले कुछ डेटाज हम अपने व्यूअर्स को दिखा देते हैं। देखिए, मेरे इस तरफ आप देख रहे हैं संसद इस वक्त कैसी नजर आएगी अगर ये रुझान नतीजों में पूरी तरह से बदल जाते हैं। तो देखिए, 295 जो सीटें हैं वो इस वक्त एनडीए के खाते में नजर आ रही है जाती हुई। वहीं दूसरी तरफ अगर हम इंडिया गठबंधन की बात करें तो 230 सीटें। और इस बार परफॉर्मेंस कांग्रेस पार्टी का अपने पिछले परफॉर्मेंस से बात करें तो लगभग दोगुने से भी ज्यादा का रहा है, यानी कि कांग्रेस ने अपने में काफी सुधार किया है। अदर्स के खाते में 18 सीटें गई हैं, जो ये बता रही है कि इस वक्त किस तेजी के साथ
एनडीए की सीटें गिरी हैं, बहुत ज़्यादा गिरी हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान उत्तर प्रदेश में एनडीए गठबंधन को हुआ है। और इसी के साथ ही इस बार की जो संसद का रूप है वो आप इस तरह से देखेंगे, जो भगवा रंग है वो आपको कम नजर आएगा पहले के मुकाबले। हालांकि सरकार एनडीए की बन रही है, जो आंकड़ा बता रहा है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया ने बहुत जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए 230 सीटें हासिल की हैं। एक बार फिर से चलते हैं गौरव और सुमेरा के पास। जी और हमारे साथ राकेश उपाध्याय जी भी यहाँ पर मौजूद है। राकेश उपाध्याय जी, हम स्ट्राइक रेट दिखा रहे थे केंद्रीय मंत्रियों का, 60% का स्ट्राइक रेट है। आप क्या मानते हैं, ये सरकार के कामकाज पर भी क्या किसी तरह की लोगों की प्रतिक्रिया है? इससे बेहतर होना चाहिए था स्ट्राइक रेट, जिस तरह के कामकाज की बात थी? इसके कई टेक अवेज हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ये चुनाव था और प्रधानमंत्री एनडीए के नेता थे। इस लिहाज से 295 सीटें लेकर जो आपका अब तक का रुझान डेटा दिखा रहा है, तो प्रधानमंत्री को मैंडेट देश की जनता ने जनादेश के रूप में दे दिया है। भारत के तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बनेंगे और इस लिहाज से एनडीए विजयी होकर खड़ी है, कोई पराजित नहीं हुई है। बिल्कुल। कांग्रेस या बीजेपी को छोड़कर कोई और पार्टी डबल डिजिट नहीं पहुंची है, ये बड़ी बात है। और इसलिए भाजपा को या नरेंद्र मोदी को या एनडीए सरकार को कमजोर करके आंकना नहीं चाहिए इस समय। राकेश जी, डबल डिजिट तो कई पार्टियां जो उत्तर प्रदेश में झटका लगा है, इसको लेकर के बीजेपी को आत्मचिंतन जरूर करना पड़ेगा। आप बिहार में देखिए, जेडीयू का स्ट्राइक रेट बीजेपी से बेहतर है, जबकि पहले कहा जा रहा था कि बीजेपी बेहतर करेगी, लेकिन बीजेपी से बेहतर स्ट्राइक रेट तो जेडीयू का है वहां पर। कुल मिलाकर बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी तीनों ने बिहार के अंदर आरजेडी को धूल चटा दी है। आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन समाप्त है। अब कौन किस में ज्यादा मिला ये अलग विषय है। अच्छा, इस चुनाव इस रिजल्ट को और आगे से देखते हैं और दूसरे तरीके से देखते हैं इस रिजल्ट को। जयशंकर जी, मुझे ये बताइए, अब देखिए, क्योंकि अब यहाँ पर 5:15 बज चुका है, किसी भी वक्त राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ सकती है, रिजल्ट्स बहुत ज्यादा चेंज होने नहीं जा रहे, तो कहीं कोई संभावना है कि इन 230 सीटों के साथ एनडीए इंडिया के पास कोई संभावना है कि वो कोई नेगोशिएट करके किसी तरह सरकार बना सके? कहीं कोई संभावना है जिसकी वो बात लगातार कर रहे हैं? हाँ। इस समीकरण पर तो नहीं कोई संभावना नजर आती है। जो ये अभी जो फिगर दिखाई दे रहा है, अगर 295 रह गया और 230 या 235 भी हो जाता है या उनका 290 भी हो जाता है, तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि इसमें कोई बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। देखिए, जब आप सुमेरा बात करी थी मंत्रियों के बारे में, यूपी के खास तौर से अजय मिश्र टेनी, हाँ, इतने बदनाम चेहरे थे, किसानों के ऊपर उनके बेटे की कार, बावजूद उनको मंत्री बना करके रखा। माफ कीजिएगा, रोक रही हूं सर आपको। शिवराज सिंह चौहान से सीधे बात करें, शुभम सीधे उसका रुख करता। और किन शब्दों में आभार प्रकट करूं जनता का। 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। एमपी के मन में मोदी और उन मोदी जी के प्रति विश्वास का प्रकटीकरण आज हो रहा है 29 सीटों के रूप में। मन में एक कसक बाकी थी पिछले चुनाव में कि छिंदवाड़ा हम नहीं जीत पाए थे, इस बार छिंदवाड़ा भी हम जीत रहे हैं। मैं प्रदेश के नेतृत्व को भी बधाई देता हूं, जनता को प्रणाम करता हूं और कार्यकर्ताओं के अनथक परिश्रम के लिए उनको धन्यवाद देता हूं। सर, मध्य प्रदेश में तो परफॉर्मेंस अच्छी रही है बीजेपी की, मगर पूरे देश में देखें जो आपकी बार 400 पार का नारा था, 300 के अंदर एनडीए सिमटता हुआ नजर। 300 पार तो हो ही गई, तीसरी बार एनडीए 300 पार करके सरकार बनाने जा रही है। ये मोदी जी के नेतृत्व में ही विश्वास का प्रकटीकरण है, श्रद्धा का प्रकटीकरण है। ये चुनाव परिणाम भी तीसरी बार लगातार सरकार बनाना, ये अपने आप में एक चमत्कार है जो मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव है। सर, अभी भी चर्चा चल रही है कि मामला फंस गया है, नीतीश कुमार से संपर्क किया जा रहा है, उप प्रधानमंत्री पद की दावेदारी हो रही है, वो फोन नहीं उठा रहे हैं। आपको लग रहा है कि मामला फंसा हुआ है या सब कुछ क्लियर कट है? खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत का निर्माण होगा और भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को भारत शांति के पथ का दिग्दर्शन कराएगा। यानी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है सर, सरकार बन रही है, कोई सवाल नहीं। चलिए, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो कि दावा कर रहे हैं कि एनडीए की सरकार बन रही है, तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ नरेंद्र मोदी लेने जा रहे हैं। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ शुभम गुप्ता, TV9 भारतवर्ष, भोपाल। जी और हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नीरज जी भी जुड़े हुए हैं। नीरज जी, आपने सुना अभी शिवराज सिंह चौहान को, उनका कहना कि कोई दो राय नहीं है इसमें कोई इस वक्त जो आंकड़ा सामने है, और हमारे साथ जो एक्सपर्ट मौजूद हैं वो भी लगातार बात करें कि 295 पर है एनडीए,
फिर हम बार बार इंडिया गठबंधन के अलग अलग लोगों की तरफ से ये क्यों सुन रहे हैं कि इससे बात करने की कोशिश हो सकती है, वहां बात करने की कोशिश हो सकती है? संभावनाएं कैसे तलाश रहे हैं आप इस आंकड़े के साथ, 230 के साथ? देखिए सुमेरा जी, राजनीति में तो आदमी संभावनाएं तलाश करता ही है। जैसे प्रधानमंत्री जी 370 पार की तलाश कर रहे थे और एनडीए 400 पार की कर रहा था, पर अब स्थिति तो सामने है कि एनडीए ना तो 400 पार कर रहा है और भाजपा अपने दम पर तो 272 भी नहीं कर रही है। तो संभावनाएं तो बहुत हैं, लेकिन यहाँ पर स्टूडियो की बातें सुन के मुझे ऐसा लग रहा था कि कई बार जब प्यार जुनून में बदल जाता है और आदमी हद से आगे बढ़ जाता है तो उसको यूटर्न लेने में बड़ी दिक्कत होती है। आज इस सारे समीकरण को देख के भी नीरज जी आपने विशिष्ट पैनल जो है यूटर्न की आपने बात की है, सुनने में आ रहा है आप लोगों ने नीतीश कुमार जी को डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफर कर दी है। गौरव जी मेरा सवाल आप 1 घंटा इंतजार कराते हैं और हम 10 सेकंड बोलते हैं तो आप बीच में टोक देते हैं। अच्छा बोलिए, तो इस आदत को सुधारिए। देश की जनता ने ये बताया है कि देश के मुद्दों पर बात करिए। आज वोट भी देश के मुद्दों पर पड़ रहा है, तो गौरव जी और टीवी 9 इस बात को, जनता के मैंडेट को तो रिस्पेक्ट करे कि आज विपक्ष ने जो बातें रखी थी उस बात के ऊपर जब वोट पड़ रहा है तो उस बात को उस जनता के सामने जाने दीजिए। आज पहली नौकरी पक्की के लिए वोट हो रहा था। नीरज जी मैं आप ही से सवाल पूछ रहा था, मैं किसी और के पास नहीं जा रहा था, मैं आप ही से सवाल ले रहा था। आप इंडिया गठबंधन के नेता हैं, आप ही से सवाल ले रहा था और किसी के पास जा ही नहीं रहा था। आप समझे नहीं मेरा सवाल। मैं तो पूछ रहा था आपने नीतीश कुमार को क्या उप प्रधानमंत्री पद का ऑफर दिया है क्या? 294, 231, 18 ये अभी फाइनल टैली दिख रही है। अब इसमें धीरे धीरे ये आंकड़े सेटल होते जा रहे हैं। जयशंकर जी की बात अधूरी रह गई थी, नीरज जी हो तो उनको भी जोड़िएगा, वो भी गुस्सा है, थोड़े से नाराज है, उनकी नाराजगी भी दूर करेंगे। लेकिन जयशंकर जी आप क्या कह रहे थे? मैं पूछ रहा था आपसे, संभावनाएं नहीं, आपने कहा कि कोई संभावना नहीं अगर ये नतीजे, ये नंबर रहते हैं, यही आंकड़े रहेंगे तो मेरे ख्याल से एनडीए की ही सरकार बनेगी। राष्ट्रपति भी शायद उन्हीं को बुलाएंगी सरकार बनाने के लिए। लेकिन बड़ी बात यह है, जैसे हो रहा था कारण क्यों गड़बड़ हुआ। देखिए उदय माहूरकर बहुत सही बातें बता रहे थे, लेकिन उसके साथ भी था मोदी जी ने अपनी उपलब्धियों की चर्चा एक बार भी नहीं की, अपनी पार्टी के घोषणा पत्र की चर्चा एक बार भी नहीं की, और कांग्रेस के घोषणा पत्र पे लगातार लगे रहे। मुस्लिम लीग का जो घोषणा पत्र है तो मछली है, तो मटन है, तो मंगलसूत्र है, तो ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे जो जनता में लग रहा था क्या बात करें, भैंस उठाए ले जाएगा, 2 भैंस में से 1 उठाए ले जाएगा, मंगलसूत्र तुम्हारा वो ले जाएंगे, इनके बच्चे ज़्यादा पैदा करते हैं। फिर हम एक ही तरफ से देख रहे हैं ना, हम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं इसका असर हुआ, लेकिन उड़ीसा में उनको बड़ी बढ़त मिली है, आंध्र में उनको बड़ी बढ़त मिली है। उड़ीसा में इशू ये नहीं थे, उड़ीसा में कम्युनल पोलराइजेशन नहीं है, यहाँ जैसे यूपी में करने की कोशिश की गई। तो वहाँ तो उन पर भरोसा किया ना लोगों ने, उनके काम पे भरोसा किया। काम अलग था वहाँ, चूंकि नवीन पटनायक और उनके पांडियन के खिलाफ एक जो उड़िया गुस्सा था, आक्रोश था, उसका फायदा बीजेपी को मिला है। और कांग्रेस वहाँ स्ट्रांग इनकम्बेंसी थी और कांग्रेस वहाँ प्रदेश, गुजरात में 1 सीट हारे हैं वो, लेकिन गुजरात में भी पूरा का पूरा टैली वापस आ गया। गुजरात तो एक हारना बहुत बड़ी हार है ना भाई। सवाल है कि यहाँ 25 के 25 जीतना ही चाहिए था, उनका वेस्टर्न है। मध्य प्रदेश इनका वेस्टर्न रहा है, ये सबसे बड़ा ये है। मध्य प्रदेश में भी मैं देख रहा था ज्योतिरादित्य सिंधिया 5.5 लाख वोटों से आगे चल रहे हैं। हाँ ठीक तो वो लगभग जीत चुके हैं उस चीज को। जी ओवरऑल मैं एक बार जरूर हस्तक्षेप करना चाहूँगा। दक्षिण भारत में एक तरह से आंध्रा, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल बीजेपी ने बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है। प्रधानमंत्री अरे 3 नहीं 1 भी जीता है तमिलनाडु में, केरल में वोट प्रतिशत बढ़ा है, वोट प्रतिशत बढ़ा है और पिछली बार से ज्यादा बढ़ा है। जगनमोहन रेड्डी के खिलाफ जो गुस्सा था और टीडीपी ज्यादा परसेंटेज इस बार है। नंबर 1, नंबर 2, प्रधानमंत्री ने अपने सभी भाषणों में सबसे पहले अपनी ही उपलब्धि बताई है, उसके बाद विपक्ष ने जो कहा है उसका जवाब दिया। अच्छा नीरज मिश्रा हमारे साथ है, किस पर कुछ कहना चाहते हैं? अच्छा पहले नीरज जी से ले लेते हैं। नीरज जी आपकी बात अधूरी रह गई थी, मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा था ब्रेक से पहले कि क्या आप लोगों ने नीतीश कुमार से संपर्क साध लिया है? खबरें तो ये भी हैं कि आप लोगों ने उनको उप प्रधानमंत्री पद का ऑफर तक दे दिया है। आप क्लियर कर दीजिए, आप उसी ब्लॉक के प्रवक्ता हैं। गौरव जी अभी तो एक बार रिजल्ट सेटल हो जाने दीजिए, क्योंकि अभी भी देश में लगभग 19 ऐसी सीटें हैं जिस पे वोट का जो डिफरेंस है एनडीए के पक्ष में वो लगभग 1% है। तो अगर एक मशीन भी इधर खुल गई तो जो आप टैली दिखा रहे हैं तो भाजपा को वहाँ 40 सीटों का नुकसान हो जाएगा। तो एक बार रिजल्ट सेटल हो जाए, उसके बाद सभी प्रबुद्ध नेता जो हैं जिन्होंने देश की जनता की बातों 5:30 बज रहे हैं, अभी भी आपको उम्मीद है कि रिजल्ट में फेरबदल होगा? आप देख ही रहे हैं कि जिस हिसाब से चुनाव आयोग रिजल्ट जारी करने में और सर्टिफिकेट देने में देरी लगा रहा है,
हम तो मान रहे हैं कि 8 बजे से पहले आपको चुनाव का नतीजा नहीं पता चलेगा, क्योंकि 1% वोट 10 लाख की विधानसभा में हुआ कितना, वो तो आप जैसे ही 2 मशीनें खोलेंगे वो तो बराबर हो जाएगा। और बड़ी बात तो इसमें ये है कि देश की जनता ने इस बार ये देखा कि एक अलायंस जो प्रोग्रेसिव बात कर रहा था, आपके रोज़मर्रा के काम की बात कर रहा था, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी वो माँ से मछली, माँ से मटन, माँ से मंगलसूत्र और माँ से मुजरा कर रहे थे। तो जब ऐसी भाषा पर वो उतर आए तो देश की जनता को समझ आ गया कि अब अन्याय काल का अंत करते हैं। तो जब रिजल्ट सेटल हो जाएंगे गौरव जी, आप मुझे फिर बुलाइएगा, मैं आपको उस पर भी जवाब दे दूंगा। ट्रिपल डिजिट नहीं पहुंच रहे, डबल डिजिट तो पहुंच रहे हैं, डबल तो पहुंच रहे हैं, बल्कि ट्रिपल के बहुत पास हैं। बेहतरीन आपका परफॉर्मेंस है, कांग्रेस 100 नंबर का आंकड़ा क्यों नहीं पार कर रही है? अभी सर मैं यही तो आपको कह रहा हूं कि एक बार फाइनल रिजल्ट आने दीजिए, आपको कांग्रेस ट्रिपल डिजिट में भी दिखेगी, तो और जो आंकड़ा आप चाह रहे हैं उससे 10 सीट ऊपर दिखेगी। ये जो टैली आपके यहाँ 294 चल रही है, ये बदल कर 260 हो जाए तो उस पर कोई बहुत अचंभा मत करिएगा। भाजपा 240 के नीचे जाएगी, ये आप लिख के रख लीजिए। देश की जनता ने इस बार नरेंद्र मोदी जी की जो डिविसिव पॉलिटिक्स थी उसके खिलाफ वोट किया। ठीक है, और इंडिया अलायंस के प्रोग्रेसिव आपके पास पॉलिटिक्स पुष्पेश जी हमारे साथ हैं। पुष्पेश जी, जो नीरज कह रहे हैं इनकी बातों से आप सहमत हैं? आपको लगता है इन आंकड़ों में बदलाव होगा? इनकी बातों से पूरी तरह सहमत भले ही न हूँ, हाँ। मगर एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा, यदि सारी उपलब्धियाँ मोदी जी की थी तो जो हार मंत्रियों की हुई है या उनकी अपनी जीत का मार्जिन घटा है उसकी जिम्मेदारी भी नहीं, जिम्मेदारी की तो बात अभी होगी सर। अभी मैं पूछ रहा हूँ, आपको लगता है कि नंबर्स में और बदलाव होगा, बड़ा फेरबदल? नंबर्स में बदलाव बिल्कुल संभव है। हाँ। अगर जो बिल्कुल सही बात कर रहे थे कि अगर 1000 का मतांतर है हाँ। तो एक मशीन के खुलते ही वो बराबर हो सकता है। ओके। मगर हम ये मानकर नहीं चल सकते कि वो सारी की सारी सीटें कांग्रेस या इंडिया के पक्ष में जाएंगी। हाँ। हो सकता है वो भाजपा के साथ बनी रहे। 50-50 भी हो सकती है, वो 70-30 भी हो सकती है, वो 60-40 भी हो सकती है, वो बिल्कुल, लेकिन वो एक तरफ भी नहीं जाएंगी। बिल्कुल, ये भी हकीकत है। अब सीधे प्रीति का रुख करेंगे क्योंकि प्रीति के पास आंकड़े मौजूद हैं और प्रीति हमें सीटवार तरीके से बताएंगी क्या कुछ हो रहा है, इन आंकड़ों को हम और कैसे डायसेक्ट करके देख सकते हैं। ओवर टू यू प्रीति। सुमेरा, हमेशा ये कहा जाता है कि लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में जिसने अपने आप को साबित कर लिया, सत्ता की सीढ़ी उसके लिए उतनी आसान होती है दिल्ली में। लेकिन इस वक्त देखिए उत्तर प्रदेश में एनडीए गठबंधन को बहुत नुकसान हुआ है। और ये देखिए हम इस वक्त पूरा डेटा दिखा रहे हैं और हम रीजन वाइज दिखाएंगे। अवध, बुंदेलखंड, पूर्वांचल, रोहिलखंड और पश्चिमी यूपी। यहाँ पर आपको सबसे पहले हम एनडीए की सीट अवध में दिखाते हैं। अवध में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है एनडीए को और इंडिया को इसका फायदा हुआ है, जिसमें 15 सीटें अवध रीजन में मिली है इंडिया को और एनडीए को मिली है 9 सीटें। इसी के साथ ही अगले रीजन की बात कर लेते हैं, बुंदेलखंड, जहां पर 3 सीटें आती हैं, वहां पर एनडीए को 2 सीटें मिली हैं और इंडिया गठबंधन को मिली है 1। इसके अलावा चलिए आगे बढ़ते हैं, पूर्वांचल में भी जोर का झटका लगा है एनडीए गठबंधन को, यहां पर 11 सीटें मिली हैं और देखिए बहुत बड़ा गेन इंडिया गठबंधन ने यहां पर किया है, 14 सीटें मिली है। ये वो इलाका कहा जा रहा था जहां पर ये कहा जा रहा था कि विकास के नाम पर बीजेपी ने बहुत जबरदस्त कैंपेन किया था, चाहे हम फ्लाईओवर्स की बात कर लें या फिर रोड साइड तमाम तरह के डेवलपमेंट की बात कर लें। ये पूर्वांचल का हिस्सा। अब अगली बारी आ जाती है रोहिलखंड की, जहां पर आती हैं 10 सीटें। अब इन 10 सीटों में देखिए अभी ये रुझान है, अभी पूरी पिक्चर साफ नहीं होनी है, लेकिन जो स्थिति नजर आ रही है उसमें बहुत बड़ा मेजर फायदा नजर आ रहा है इंडिया को, जिसमें रोहिलखंड में 10 सीटों में से 4 सीटें मिली हैं इस वक्त एनडीए को और 5 ऐसा लग रहा है कि इंडिया के खाते में नजर आ रही है जाती हुई। पश्चिमी यूपी की बात कर लेते हैं, दिल्ली एनसीआर से सटा हुआ वो हिस्सा जहां पर फुल ऑन कैंपेन किया गया एनडीए के कैंडिडेट्स के जरिए, 12 सीटें। यहां पर सबसे बड़ा गेन यहां पर अगर हम कहें तो अपनी साख बचाने में, एनडीए ने अपनी साख को बचाने में यहां सबसे बड़ा रोल प्ले किया है, जहां पर 12 सीटें एनडीए के पास रही और इसी के साथ ही 6 सीटें पश्चिमी यूपी में आई हैं इंडिया गठबंधन के पास। और अब देखिए कुल आंकड़ा जो इस वक्त नजर आ रहा है इन 80 सीटों का उत्तर प्रदेश का, एक बहुत बड़ा गेन इंडिया गठबंधन को हुआ है, 38 एनडीए की तरफ जाती दिख रही है और इंडिया के पास 41 सीटें। एक बार फिर से चलते हैं गौरव और सुमेरा के पास। बिल्कुल, तो प्रीति आपको बताती हुई कि यहां पर उत्तर प्रदेश में किस रीजन में कितनी सीटें किस गठबंधन को जाती हुई दिख रही हैं और उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा यहां पर एक कह सकते हैं सूबा जहां पर सबसे बड़ी जीत यूपी को मिलती हुई। लेकिन इस बीच देखिए एक बड़ी खबर, गांधीनगर से अमित शाह चुनाव जीत गए हैं।
बड़ी खबर आ रही है, 7,44,000 से अमित शाह जीते हैं। बहुत बड़ी जीत है। तो बीजेपी के दो बड़े नेता, एक तरफ 8 लाख से ज्यादा वोटों से शिवराज सिंह चौहान जीते हैं और करीब 7.5 लाख वोट से अमित शाह गांधीनगर से चुनाव जीतते हुए, ये बड़ी खबर। तो अमित शाह गांधीनगर से चुनाव जीत चुके हैं, उनका अब यहां रिजल्ट आ चुका है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। जी हाँ, तो देखिए अमित शाह एक बड़े अंतर से जीत गए हैं चुनाव, 7,44,000 से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव जीत गए हैं, लेकिन नई संसद में कौन कितनी सीटों के साथ प्रवेश करने वाला है वो देखिए हमारे पास। ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ गए हैं, 294 एनडीए गठबंधन की सीटें, यानी इतने बड़े संख्या बल के साथ वो दाखिल होंगे। जल्दी से आपको बताएं, एक बड़ी खबर आ रही है। अखिलेश यादव से बात की है राहुल गांधी ने। राहुल और अखिलेश की फोन पर बात हुई है। अखिलेश और राहुल ने जमकर कैंपेनिंग की है इस चुनाव में उत्तर प्रदेश में, और अब यहां पर उन दोनों ने एक दूसरे से बात की। राहुल गांधी ने अखिलेश को बधाई दी है। अखिलेश यादव की पार्टी ने उत्तर प्रदेश में शानदार प्रदर्शन किया है और इसकी बधाई उन्होंने फोन पर अखिलेश यादव को दी है राहुल गांधी ने। ये तस्वीरें राहुल गांधी की आप देख रहे हैं कांग्रेस दफ्तर से। थोड़ी देर में राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आने वाली है। प्रियंका गांधी भी आपको उनके साथ दिख रही हैं। प्रियंका गांधी ने और खासकर रायबरेली और अमेठी में इस बार काफी मेहनत की है और उसका असर दिखा है। रायबरेली तो राहुल गांधी जीत ही रहे हैं, अमेठी भी वहां पर हार गई है बीजेपी और किशोरी लाल शर्मा जीत गए हैं। तो ये दोनों सीटें कांग्रेस पार्टी के लिए जो नाक का सवाल थी, वो दोनों कांग्रेस पार्टी जीतती हुई। तो काफी कुछ कांग्रेस पार्टी के लिए या इंडिया ब्लॉक के लिए इस चुनाव में पॉजिटिव है, जिसका आने वाले दिनों में विश्लेषण होगा, जिस तरह से उन्होंने टक्कर दी है। लेकिन ये बहुत अहम है यहां पर। मैं इन दोनों जो जिनको दो लड़के कहा गया, इनका भविष्य जानना चाहता हूं। उदय जी, आपको क्या दिखता है जिस तरह से इन्होंने हेड ऑन लिया, इनको जिस तरह से खारिज किया जा रहा था कि 2017 के चुनाव में ये खारिज कर दिए गए, आज राहुल और अखिलेश जिस तरह से सामने आए हैं और जिस तरह से इन्होंने इंडिया को मजबूत किया, इंडिया ब्लॉक को, और यूपी में एनडीए को रोका है। जिस तरीके से मुसलमान वोट पड़े, जिस तरीके से एसपी के मुसलमान वोट कैंडिडेट्स जीत रहे हैं, ये स्पष्ट कर देता है कि एक पोलराइजेशन जो हुआ उसके अंदर फायदा कांग्रेस को भी हुआ। जैसे कि आपको मालूम होगा केरला स्टोरी आई तो उसकी विपरीत असर हुई कर्नाटक में, सब मुसलमान इकट्ठा हो गए उसके अंदर, आप समझे। तो लेकिन कुल मिला के आप इसको देखें, इसको तो नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, ये छोटी मोटी बात नहीं है। आप अगर वर्ल्ड पॉलिटिक्स पर नज़र डालें तो ऐसे अच्छे नेता हैं जैसे कि मार्गरेट थैचर थी, तीसरी बार उनका दम निकल गया था, समझो आप। तो नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, ये छोटी घटना नहीं है, बड़ी घटना है। और ये तो क्या कि 400 का इन्होंने अब की बार 400 पार जो नारा लगाया, उससे कंपेयर करके लोग देख रहे हैं, नहीं पर वरना इतना कम नहीं है जितना अपन मानते हैं। ठीक है, बड़ी खबर आपको बता दें, बस कुछ ही देर में कांग्रेस पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए राहुल गांधी प्रियंका गांधी के साथ पहुंचे हैं। कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी बढ़त 2019 के जिस तरह के चुनाव नतीजे थे उसके बाद कांग्रेस पार्टी को खास तौर पर उत्तर प्रदेश में भी एक बड़ी बढ़त मिली है। जिस तरह से उन्होंने सहयोगी के साथ गठबंधन किया, समाजवादी पार्टी के साथ, और इंडिया गठबंधन को एक बड़ी जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। 231 पर पहुंच चुका है इंडिया गठबंधन और इसे एक बड़ी जीत के तौर पर कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन सामने रख रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा जाएगा वो जानना और देखना बहुत दिलचस्प होगा। बिल्कुल, तो पवन खेड़ा आपको दिखाई पड़ रहे हैं वहां पर, जो मीडिया विंग है उसके इंचार्ज वहां पर। इसके अलावा आप देखिए सुप्रिया श्रीने दिख रही है, सोशल मीडिया इंचार्ज कांग्रेस पार्टी की। तमाम वहां पर जो मीडिया से जुड़े हुए नेता हैं, वो जो मीडिया में अक्सर दिखाई देते हैं, वो तो आपको दिखाई दे ही रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी वहां पर पहुंचने वाले हैं। क्या प्रियंका गांधी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आएंगी? कौन कौन से नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस में आएंगे, ये देखना होगा। लेकिन राहुल गांधी आज जब आएंगे तो जयशंकर जी कॉन्फिडेंस के साथ आएंगे, वो कुछ लेकर आ रहे हैं, कुछ हार कर नहीं आ रहे हैं। क्या लगता है आपको? भाई 52 सीटों से बढ़कर के 100 सीटों का आंकड़ा लेकर के आ रहे हैं। सर आवाज थोड़ी और कम आ रही है। उनके लिए तो अच्छी बात है ना। हाँ, कि जहां लोग खारिज कर रहे थे 2 शहजादे कि जिस तरह कमेंट्स हो रहे थे, वो कमेंट्स तो उन्होंने धराशायी कर दिया उस कमेंट्स को। कह रहा कि वहाँ भी हार रहे हैं, वायनाड में हार रहे हैं, यहाँ भी हार रहे हैं। पता लगा 4 लाख वोट से जीत रहे हैं रायबरेली में वो, तो उनके लिए तो काफ़ी अच्छा है। और दूसरी बात ये समझ लीजिए आप, इस चुनाव से महाराष्ट्र और हरियाणा, इन 2 राज्यों की विधानसभाओं के क्या चुनाव के परिणाम होंगे, ये अभी से तय हो गया। दोनों जगह पे एनडीए साफ हो गया है। बीजेपी हरियाणा से साफ हो गई, एक तरह से आधा आधा पे आ गई है, और जाट किसानों ने एक तरह से पूरी तरह से उसको खारिज किया है। इसका कहीं ना कहीं फलाफल जो है, उसी तरह से उपचुनाव जितने हुए हैं, उपचुनाव में हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें कांग्रेस जीत के आ गई है,
उत्तर प्रदेश में अधिकतर सीटें हैं समाजवादी पार्टी के पास गई हैं, और राज्य में भी बदल रहा, माहौल बदल रहा है पूरा का पूरा सिनेरियो। राकेश उपाध्याय जी, आप किस तरह से देखते हैं इसको कि अभी राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जाहिर सी बात है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करने आएंगे, लेकिन नहीं, कांग्रेस तो उत्तर प्रदेश में कहाँ हमने देखा इंदिरा गांधी का दौर, राजीव गांधी का दौर, और कहाँ समाजवादी पार्टी की कृपा से कांग्रेस 7 सीटें लेकर खड़ी हो पा रही है किसी तरह से वो भी। इसलिए मैं नहीं समझता ज़्यादा बेनिफिशियरी तो इसमें बेनिफिट मिल गया अखिलेश यादव को। कांग्रेस ने अपनी कीमत पर समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश की जागीर दे दी है।